नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। और स्वागत है आपकी बात आपके साथ राजीव खामोश के साथ। तो जिस तरह से हम लोगों ने इसका समय कल से निर्धारित किया है कि 10 बजे शाम को हम लोग आप लोगों के साथ रूबरू होंगे और जो अपडेट्स आई होंगी वो भी साझा करेंगे और साथ में कुछ चर्चाएं करेंगे, आप लोगों के विचार भी लेंगे और साथ में आप लोगों के सुझाव भी लेंगे इस कार्यक्रम को और आगे चलाने के लिए। तो सबसे बड़ी खबर जो आज देश की है वो है कि जिस तरह से 17 मई को लॉकडाउन ख़त्म होना है, उससे पहले क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी लॉकडाउन 4 की, इसकी ऊपर जो चर्चा की जाएगी, विशेष बैठक की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, वो कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री और 30 मुख्यमंत्री मिलकर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मुलाकात करेंगे, एक बैठक की जाएगी, उसमें परिचर्चा की जाएगी। लॉकडाउन 4 कैसा रहेगा, किन शर्तों के साथ खुलेगा, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कितनी समय अवधि बढ़ाई जाएगी, इस विषय पर परिचर्चा की जानी है कल सुबह 10 बजे। और इसमें नीति आयोग के सदस्य भी मौजूद रहेंगे, साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग भी मौजूद रहेंगे ताकि आगे की जो नीति है उसको और कारगर बनाया जा सके, क्योंकि आए दिन जो कोरोना का संक्रमण है वो पैर पसारता जा रहा है और अभी जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो उस पर भी एक चिंताजनक विषय बना हुआ है और इस विषय पर कल परिचर्चा होगी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। उसमें प्रधानमंत्री 30 मुख्यमंत्री रहेंगे और ख़ासकर उनकी जो तवज्जो रहेगी वो 5 जो हमारे राज्य हैं, जिनमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है और पंजाब है। इनमें जो मामले हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस पर किस तरह से रोकथाम की रणनीति शायद कल तैयार होनी है। अभी इसके बारे में खुलासा कल ही हो पाएगा। जो बड़ी खबर अभी तक की आ रही है वो ये है और ये खबर बड़े चैनल्स पे चल रही है। तो अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल के लिए आज भी थोड़ा सा जो दिन है वो ठीक नहीं है। अभी ज़िला कांगड़ा के बड़ोह तहसील से जो दीणा गांव का एक व्यक्ति है, 35 वर्षीय, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वो दिल्ली से आया था और अभी अभी जिस तरह से हम लोगों ने अभी लाइव सेशन शुरू करना था उससे 10 मिनट पहले एक अपडेट आई है कि हमीरपुर ज़िला से भी एक 52 वर्षीय जो व्यक्ति है वो कोरोना पॉजिटिव आया। उसे कल टेम्परेचर इत्यादि था तो उसको उसने फ़ोन किया होगा, वहाँ से टीम पहुँची है और उसे उपचार के लिए ले गए। वहाँ पे उसके सैंपल भेजे गए और अभी जो उसकी रिपोर्ट आई है वो उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो ये एक चिंताजनक विषय है हिमाचल के लिए भी। तो आज जो मामले आए हैं वो तकरीबन तकरीबन 2 हो गए हैं और आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और इस तरह से ये स्थिति कुछ भयावह सी बनती जा रही है। और जो कांगड़ा का जो व्यक्ति आया था वो भी दिल्ली से ही आया था। इसकी जो जानकारी दी है वहाँ के जो एसपी हैं विमुक्त रंजन, उन्होंने अपने जो आधिकारिक फेसबुक पेज है उस पर उन्होंने ये पोस्ट डाली थी और वहीं से इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि ज़िला कांगड़ा में भी हुआ है। और अभी करीबन 10 मिनट पहले एक हम लोगों तक की नोटिफिकेशन आई है कि जो हमीरपुर से भी एक 52 वर्षीय व्यक्ति है वो कोरोना के संक्रमण से संक्रमित हुआ है। तो इस तरह से हिमाचल में भी अब तकरीबन तकरीबन मामले बढ़ते नज़र आ रहे हैं। हालांकि पहले एक तरह से रोकथाम हो गई थी, फिर उसके बाद जब आवाजाही शुरू हुई है तब से ये मामले आने शुरू हो गए। तो वैसे सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, जो हमारे बाहर के लोग हैं उनको हम लोग अपने हिमाचल में ला रहे हैं। आप लोगों का क्या मानना है इस विषय में? आप अपने सुझाव हमें भेजिए, अपने कमेंट्स हमें भेजिए कि जो सरकार ने ये कदम उठाया है, बाहरी राज्यों में जो हमारे हिमाचली फंसे हुए हैं उनको वो हिमाचल में ला रहे हैं, तो क्या ये कदम उनका सही है? इस विषय पर आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके भेजिए और ताकि आपके कमेंट से हम लोगों को ये ज्ञात हो कि हमारा कितना मानना सही है, कि सरकार का निर्णय कैसा है, ये वाजिब निर्णय है या अभी थोड़ा निर्णय में ये जल्दी कर दी है हिमाचल सरकार ने, जो बाहरी राज्यों में लोग फंसे हुए हैं। अभी जब हमने एक पोस्ट डाली थी ये कांगड़ा वाली, तो उसमें एक हम लोगों को कमेंट आया है, वो कमेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा।
उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी हमारे ही भाई हैं, जाहिर सी बात है वो हमारे भाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद या तो उनकी टेस्टिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर ढंग से उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं जब वो बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, या उनकी जो जांच की जो प्रणाली बनाई गई है यानी कि 7 लेयर जो क्वारंटीन प्रोटोकॉल तैयार किया गया है उसमें कहीं ना कहीं ये चूक हो रही है, उस वजह से भी इस तरह के मामले बढ़ने अपेक्षित हो रहे हैं। तो आप लोग अपने सुझाव अपने कमेंट्स हम लोगों तक भेजेंगे तो विचारों का जो सामंजस्य है वो बनता जाएगा, आप लोगों के विचारों का आदान प्रदान भी होगा और हम तक भी ये बात पहुंचेगी कि क्या ये निर्णय जो ले रही है सरकार वो वाजिब निर्णय है। अभी कल से सरकार ने 7 घंटे की ढील दे दी गई है, आर्थिक संकट से सभी लोग जूझ रहे हैं, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए शायद सरकार ने ये जो कर्फ्यू में ढील दी है वो 5 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे कर दी है। लेकिन जो दुकानदार हैं उनका कुछ और मानना है। दुकानदार कहते हैं कि 7 घंटे की ढील तो अच्छी बात है, दे दी है, आर्थिक संकट से भी हम लोग उबर जाएंगे, लेकिन अभी तक जो बाहर की मार्केट्स हैं वहाँ से माल यहाँ नहीं आ रहा है, इस राज्य में नहीं पहुँच रहा है, तो दुकानें तकरीबन तकरीबन खाली हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों में ग्राहक नहीं है, ग्राहक है तो सामान नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम्स ये दुकानदारों को आ रही है। लेकिन जो रोज़मर्रा की दुकानें हैं, जिस तरह से राशन है, सब्ज़ी है, दूध है, इसकी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो और दुकानें हैं, जिस तरह से कॉस्मेटिक है, गिफ्ट सेंटर्स हैं या कपड़े की दुकान है, तो उसमें जो लोगों के पास जो सामान था पिछला वो ख़त्म होता जा रहा है। अभी सरकार की तरफ से एक ऑनलाइन शिक्षा की जो प्रणाली चली है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में पेरेंट्स को मोबाइल ख़रीदने पड़ रहे हैं, तो दुकानों में मोबाइल ख़त्म हो चुके हैं, मोबाइल बाहर से आ नहीं रहे, तो इस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें हैं उनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। तो उन दुकानदारों का मानना है कि ये 7 घंटे की जो अवधि बढ़ाई है, निर्णय तो बहुत अच्छा है, आर्थिक संकट की जो ये घड़ी है इससे उबरने के लिए कहीं ना कहीं दुकानदार अपनी जो ट्रैक है वो शुरू कर देंगे, पटरी पर आ जाएगा काम। लेकिन ये अभी जब सामान बाहर से नहीं आ रहा है तो ये थोड़ा सा संकट उन्हें कुछ बुरा सा लग रहा है, और लोग निराश हैं, दुकानदार भी निराश है क्योंकि कस्टमर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उनका दुकान में बैठना सार्थक नहीं है। वो सुबह आ रहे हैं, शाम को खाली जा रहे हैं, कस्टमर इक्का दुक्का है और 10% कस्टमर बाहर निकलते हैं, और इस तरह से बहुत सारी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों की। शहरों में तो फिर भी आवाजाही है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में कि जो हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं क्या वो आप लोगों की नज़र में भी वो बात आई है, आप लोगों ने भी इस चीज़ को अनुभव किया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो दुकानदार हैं या जो भी दुकानें खुल रही हैं उनमें लोग कितने की खरीदारी करते नज़र आ रहे हैं, और उन लोगों की जो आर्थिकी है वो कब तक पटरी पर आ पाएगी, आएगी या नहीं आएगी। ये बहुत गहरा विषय है और बहुत चिंतनीय विषय है, और जिस तरह से मामले दिन प्रतिदिन आते जा रहे हैं तो ये संकट कहीं ना कहीं और गहराता जा रहा है। तो आइए अब बात करते हैं जो पूरे इंडिया में कितने कंफर्म्ड केसेस हैं, कितने लोग डिकीज़ड हुए हैं और कितने लोग रिकवर्ड हुए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो टोटल जो अभी तक इंडिया के जो केसेस हैं वो 59,662 है। आज में जो केसेस आए हैं 3320 केसेस आए हैं, और अभी तक के जो कंफर्म्ड केसेस हैं 39,834 केसेस हैं, और इसमें जो आज में केसेस कंफर्म्ड हुए हैं वो है 1918 केसेस। रिकवरी भी हो रही है, ऐसी हुए तो रिकवरी रेट भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मामले हैं वो दिन ब दिन तरह से ये पीक आवर्स भी है, शायद तब ऐसा हो रहा है, और डेथ रेट भी तकरीबन बढ़ ही रहा है। 1981 लोग अभी तक मौत का ग्रास बन चुके हैं और 95 लोग आज ये जो मौत का ग्रास बने हैं कोरोना संक्रमण से। तो संजीव परिहार जी का एक कमेंट आया हमारे पास लाइवली, ये लिख रहे हैं वी मस्ट बी बॉयकॉट ऑनलाइन शॉपिंग। वो तो सर पहले से ही हो रहा है,
ऑनलाइन शॉपिंग तो पहले से ही प्रतिबंधित है और लोकल शॉप से ही खरीदारी करनी होगी, ताकि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो जाए। जी बिल्कुल सही है, हम आपके इस कमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है और जब से ये कोरोना का संकट भारत में प्रचारित हुआ है, तब से ऑनलाइन शॉपिंग तो मेरे ख्याल से बंद ही है और ऑनलाइन शॉपिंग का बायकॉट ही किया जा रहा है। ऑनलाइन कोई भी चीज़ नहीं आ रही है और हमारी जो सरकारें हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी ऑनलाइन शॉपिंग को स्टॉप किया जाए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी जो आर्थिक संकट है वो हमारे दुकानदारों पे नहीं आए। और आगे भी हमारे हिसाब से ये जारी रहना चाहिए। आप लोग जिस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और लाइव सेशन में जो कमेंट्स आ रहे हैं उनसे भी हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा है। तो बात कर रहे थे हम आंकड़ों की, तो जो पूरे वर्ल्ड के आंकड़े हैं वो क्या बोलते हैं। अभी तक जो टोटल केसेस आए हैं पूरे वर्ल्ड में 39,55,984, और आज में जो केसेस आए हैं वो 78,070 केसेस जो आज आए हैं कोविड-19 के। इसमें से जो कंफर्म्ड हैं, अभी तक के जो मामले कंफर्म्ड हैं वो है 23 लाख, माफ़ी चाहूँगा, 23,61,490, और 50,176 मामले आज में कंफर्म्ड हुए हैं पूरे विश्व में। अभी तक जो रिकवर्ड हुए हैं वो 13,19,306 लोग रिकवरी कर चुके हैं। इसमें से आज जो रिकवर्ड हुए हैं वो 22,703 लोग रिकवरी कर चुके हैं आज में। तो ये भी वैसे तो इसको ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पूरे विश्व का आंकड़ा है। और इस तरह से जो डेथ रेट है अभी तक का वो 2,75,188 आंकड़ा पहुंच गया है। और आज में जो पूरे विश्व में आंकड़ा पहुंचा है वो 4651 लोग आज मौत का ग्रास बने हैं कोविड-19 के संक्रमण से। वैसे भारत में जो लैब्स हैं वो 452 लैब्स स्थापित कर दी गई हैं और अब रोज़ाना 95,000 टेस्ट कोविड के हो रहे हैं। बावजूद इसके भी फिर भी संक्रमण बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की लापरवाही भी छलक रही है। वैसे सभी लोग लापरवाही नहीं बरत रहे, लेकिन कुछ एक लोग हैं, हो सकता है आर्थिक संकट के कारण उन लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है। और जिस तरह से कल वो औरंगाबाद का जो ट्रेन हादसा हुआ है वो भी एक इस तरह का ही देन है कि वो भी कोरोना के संकट के जो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे तो अपने घर जा रहे थे। उसके बाद बेचारे चलते चलते थक गए, पटरी पर सो गए। उन्हें पता नहीं था कि ट्रेनों की आवाजाही बंद नहीं है, मालगाड़ियाँ चल रही हैं, तो वो मौत का ग्रास बन गए। तो इस तरह के कई मामले हैं जो सामने आ रहे हैं और जो बेचारे उसमें आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं लोग, वो ही इस तरह के शिकार हो रहे हैं। आज एक और शिक्षा मंत्री की गाइडलाइन जारी हुई है और उन्हें उनके फेसबुक और ट्विटर पे कोई क्वेश्चंस पूछे गए होंगे अभिभावकों द्वारा। उसके जवाब में उन्होंने जो जवाब दिए हैं, और आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुरेश भारद्वाज ने, तो उन्होंने बताया है कि अब जो लॉकडाउन के चलते हैं, वैसे तो लॉकडाउन 17 को खुलना अपेक्षित है, लेकिन अभी जिस तरह से हमने आपको बताया कि कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है ऑनलाइन, उसके बाद रणनीति तैयार होगी कि लॉकडाउन 4 जो है वो किस तरह से खुल पाएगा, क्या क्या शर्तें रहेंगी। तो वैसे उससे पहले जो गाइडलाइन जारी की है इन्होंने, वो ये है कि जो 11 मई है उससे 11 मई से ऑनलाइन दाखिले शुरू हो जाएंगे। उसमें अभिभावक आएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे बच्चों के, और ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। वैसे बच्चों की पढ़ाई बदस्तूर जारी है, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं और इसके लिए दूरदर्शन शिमला को भी हायर किया गया है 10 से 1 बजे तक। और जो टीचर्स हैं वो भी नए नए अपने प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पर अपने नए नए वीडियोस डाल रहे हैं पढ़ाई के, चाहे वो लाइवली आकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये एक अच्छा कदम है और बच्चों की पढ़ाई में बाधित नहीं हो रही है और बच्चों की पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आ रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी इस सिस्टम को समझने में समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल्स का भी अभाव है, तो पेरेंट्स मोबाइल अवेल नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को, मोबाइल की दुकानों पर मोबाइल्स नहीं है।
तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आ रही हैं, पर फिर भी पढ़ाई बदस्तूर जारी है। और जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि अब पढ़ाई का सेशन शुरू हो गया, 10th और +2 के रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो अभी 10th का रिज़ल्ट है वो 20 जून के आसपास अपेक्षित है। 20 जून तक रिज़ल्ट जो 10th का है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी तरह से जो +2 की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें 2 एग्ज़ाम्स रह गए थे, वो भी अगर लॉकडाउन किन्हीं शर्तों से खुलता है तो वो परीक्षाएं ली जाएंगी। और इसकी क्या रणनीति रहेगी अभी ये उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये परीक्षाएं होंगी। और 30 जून तक +2 का रिज़ल्ट भी आउट कर दिया जाएगा। ये तो थी बोर्ड की बात। अब जो हमारे हायर एजुकेशंस हैं, जिस तरह से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और तरह के जितने इंस्टीट्यूशन हैं, उसको खोलने की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि जो 1 सितंबर से जो सारे सेशन हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। उससे पहले पहले जो कॉलेज के पेपर्स इत्यादि हैं वो किस तरह से लिए जाने हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए किस तरह से जो उनके सेमेस्टर्स हैं या ईयर वाइज हैं वो उस ढंग से अभी उसके बारे में तैयार की जा रही है गाइडलाइन। और ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि 1 सितंबर से जो अगला सेशन है उसको शुरू किया जाएगा। और ये अपेक्षा जताई है कि अगर लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ता है और कोरोना का संक्रमण ज़्यादा नहीं फैलता है तो ये 1 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। एक और बहुत इंस्पिरेशनल बात आज आई है, वो हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। द्रुबल गांव का ज़िला मंडी का द्रुबल से, ये जोगिंदर नगर तहसील के अंतर्गत है और जोगिंदर नगर उपमंडल के अंतर्गत द्रुबल गांव है कोई। वहाँ से एक युवक कोरोना पॉजिटिव हुआ था, वो भी दिल्ली से आया था। वो उपचाराधीन है नेर चौक में। तो उन्होंने अपना एक वीडियो वायरल किया है और लोगों को बहुत अच्छा संदेश दिया है कि प्लीज़ आप होम क्वारंटाइन का पूरी तरह से पालन करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। उनको भी ऐसा ही हुआ था। वो 29 को दिल्ली से आए थे और 2 मई को उनका टेस्ट किया गया। इस दौरान उनको थोड़ा सा ज़ुकाम इत्यादि की शिकायत रही, बुखार इत्यादि की शिकायत रही, तो उन्होंने संपर्क साधा स्वास्थ्य विभाग से। 2 तारीख को उनका टेस्ट किया गया और 3 तारीख को छुट्टी थी। 4 को जो उनका टेस्ट है वो पॉजिटिव आया और टीम उनको उपचार के लिए नेर चौक ले गई। वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। उन्होंने वहाँ से वीडियो को वायरल किया है और उन्होंने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है, सभी बीमार होते हैं और रिकवरी भी सभी की होती है। तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मत छुपाएं और जब आप बाहरी राज्यों से अपने प्रदेश में एंट्री करते हैं तो आप होम क्वारंटाइन का जो पूर्णतः पालन करें, उसके नियमों का पालन करें। यदि आपको कोई दिक्कत होती है इस दौरान, क्योंकि सिम्टम्स 14 दिन के आसपास आने शुरू हो जाते हैं, यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। आपको वहाँ से सही गाइडलाइन मिलेगी, आप लोगों को वहाँ से सही उपचार मिलेगा। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप अपनी सुरक्षा अपने हाथों पे लेकर चलते हैं। मास्क पहनिए, एक अलग कमरे में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चलिए और हो सके तो अपने को पूरा आइसोलेट करके रहिए घर में, ताकि किसी अन्य को ये संक्रमण ना फैल सके। वैसे तो क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि इस संक्रमण के बारे में किसी को पता नहीं चल सकता है कब ये संक्रमण हो जा रहा है, किसी को भी हो सकता है। तो थोड़ा सा हम लोगों को इसमें अवेयर रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है और सजग जागरूक रहने की आवश्यकता है। तभी हम इस तरह की जो संक्रमण से अपना मुकाबला कर सकते हैं डट के। तो ये वीडियो उनका वायरल हुआ है, उससे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगी। जो बाहरी राज्यों से आए हैं वो ज़रूर देखें इस वीडियो को और इस बार वो उस व्यक्ति से जो अभी उपचाराधीन है नेर चौक में,
और उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीमारी है, सबको होती है और रिकवर भी सभी होते हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज था। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी हम लोग ये शेयर करें, और हमने ये शेयर करना ज़रूरी समझा आपसे। अब आज जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार डिस्ट्रिक्ट सोलन में 2785 लोगों को निगरानी में रखा गया है, जिनमें से 2563 होम क्वारंटाइन हैं, और इनमें से सभी बाहरी राज्यों से 2181 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। 218 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं, 4 लोगों को आइसोलेट किया गया है। तो ये जो जानकारी है ये ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NK शर्मा ने हम लोगों तक मुहैया करवाई है, और हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से ज़िला सोलन से आज कोविड-19 के जो जांच के लिए सैंपल हैं वो 179 सैंपल भेजे गए, 179 व्यक्तियों के सैंपल भेजे गए हैं, और ये जो सैंपल भेजे गए हैं ये CRI कसौली भेजे गए हैं। इसमें से ESI परवाणु से 26, अर्की हॉस्पिटल से 15, बद्दी से 74, ESI हॉस्पिटल काठा से 4, CSC नालागढ़ से 5, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोलन से 3 और नागरिक अस्पताल नालागढ़ से 7। और इसी तरह से जो पिछले कल 115 सैंपल्स गए थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो ज़िला सोलन के लिए ये एक राहत भरी खबर है, और ये जानकारी डॉक्टर NK गुप्ता ने दी है। इसी तरह से जो ऊना ज़िला के कल सैंपल भेजे गए थे, जब कल महिला एक पॉजिटिव पाई गई थी, उसके बाद तुरंत जो सैंपल 113 सैंपल गए थे उसमें से 110 सैंपल जो है वो नेगेटिव आए हैं। 3 सैंपल जो है वो इनवैलिड हुए, वो सैंपल दोबारा टांडा भेजे जाएंगे। और अभी तक जो ऊना में 1335 सैंपल्स की जांच हो चुकी है, ये एक अपडेट आई है हमारे पास। और सबसे बड़ी अपडेट वही है जो हमने आपके साथ शेयर की कि पहले जो कांगड़ा का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसके बाद हमीरपुर में भी अभी थोड़ी देर पहले एक 52 वर्षीय जो व्यक्ति है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो इस तरह से आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले हम एक मैसेज आप लोगों तक जो रोज़ देते आए हैं वो फिर से देना चाहेंगे कि जिन लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को नहीं अपनाया है अभी तक, वो प्लीज़ उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, और जो भी एडवाइजरीज़ हमारे प्रशासन की तरफ से आ रही है, हमारी सरकार की तरफ से आ रही है, उसका अनुपालन ज़रूर करें, मास्क वियर करें, और जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं वो थोड़ा सा संभल जाएं और मास्क पहनना शुरू करें, क्योंकि मास्क पहनने से हम लोग कई तरह के संक्रमणों से बचेंगे, साथ ही दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाया जा सकता है, और सुरक्षा में ही सुरक्षा है। तो सभी लोग अपनी सुरक्षा करके चलेंगे, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे, तभी कहीं जाकर हम लोग इस कोरोना की लड़ाई की जंग को जीत पाएंगे। आप लोगों के विचार हम लोग आमंत्रित करेंगे, आप अपने विचार हम लोगों के साथ साझा करिए, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आलोचना है उसको भी करिए, आपकी आलोचनाएं भी हम लोग स्वागत करेंगे उस चीज़ का, और जो कुछ खामियां हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए ताकि उसको सुधारा जा सके भविष्य में, और एक हेल्दी प्रोग्राम हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो आप सभी के कमेंट्स आमंत्रित हैं प्लीज़, और जो लोग हमें लाइव देखते हैं उन लोगों से हमारा निवेदन रहेगा कि प्लीज़ आप इस लाइव सेशन को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की जो जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं लोगों को, उसकी जानकारी ज़रूर दें लोगों को। एक चलते चलते बात हमें और याद आ गई है, वो हमारे जहन से निकल गई, लेकिन अभी फिर शेयर करेंगे कि जिस तरह से लॉकडाउन में हम लोग सभी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, दुकानदार बेचारे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहे हैं,
मेडिकल विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। पुलिस दिन रात चाक चौबंद होकर हम लोगों की चौकसी में डटे हुए हैं। बावजूद इसके जो कुछ आपराधिक तत्व हैं वो सक्रिय होते जा रहे हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं से भी हम उन आपराधिक तत्वों को भी ये कहना चाहेंगे कि भैया अभी ये अपराध करने छोड़ दीजिए। उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि अभी अपराध करने का समय नहीं है। आप थोड़ा सा इस प्रवृत्ति से बाहर निकलिए, पूरे विश्व के बारे में सोचिए कि किस तरह से हम लोग इस कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। इस प्रवृत्ति को छोड़कर एक अच्छे इंसान बनने की चेष्टा करिए। ये बात हमें इसलिए याद आई कि आज ही एक कुनिहार से हम लोगों के पास खबर आई है कि वहाँ पर इस हफ्ते में 2 चोरियां हो गई हैं लगातार, और दोनों मंदिरों के जो गल्ले हैं वो चोरी करके ले गए हैं चोर। मंदिर बंद पड़े हैं, मंदिरों को ताले लगे हुए हैं। इतने दिनों से, जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से मंदिर बंद है। लेकिन फिर भी जो ये शातिर चोर हैं, इनके जो दिमाग में फितूर भरा है वो यही भरा है कि मंदिर से शायद हमें पैसे मिल जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों मंदिरों के ताले तोड़े और वो वहाँ से चोरी करके ले गए, गल्लों से पैसे निकाले और वहाँ से फरार हो गए। तो ये बहुत अमानवीय सा कृत्य है। अभी इस तरह की सोच को लेकर ना जिए। सरकार इतनी हेल्प कर रही है, लोगों को राशन की किटें वितरित की जा रही हैं, ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। तो इसके एवज में हम लोग, ये जो आपराधिक तत्व हैं, ये इस तरह के रिजल्ट्स दे रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन हमारी चौकसी में दिन रात डटा हुआ है, उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रहे हैं। वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी परिवार के सदस्य हैं। ये हम लोग क्यों भूल जाते हैं? तो सभी से निवेदन रहेगा कि इस तरह की सोच को लेकर ना जिए। एक स्वस्थ सोच का निर्माण करें अपने जहन में, ताकि स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, स्वस्थ समाज का सृजन हो सके और हम लोग इस कोविड की लड़ाई को जीत सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को बंद करता हूँ। कल आपसे ठीक 10 बजे फिर मुलाकात होगी। आपकी बात आपके साथ, राजीव खामोश के साथ। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, मास्क वियर करिए और बिल्कुल अपनी इम्यून पावर को बढ़ाते रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रात मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें।